लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, प्लांट एंड इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड, जिसमें हमने इसके इनिशियल कंसेप्ट पढ़े थे। 5 तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखी थी, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था, जिसमें रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड था, जिसको हम डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो हमने पढ़ा 150% डिक्लाइनिंग, फिर हमने पढ़ा 200% डिक्लाइनिंग, फिर हमने पढ़ा आउटपुट मेथड। तो हमने 5 मेथड से एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाई थी, और उसके बाद में हमने कुछ एंट्रीज भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड। उसके बाद हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो प्रॉब्लम सेट ए में हमने प्रॉब्लम 1 की थी और प्रॉब्लम 2 की थी। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने आपको कहा था आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा, वो था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर तक रिड्यूसिंग चलता है तो वो कहता है आगे स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर दो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने सीखना है। इसके लिए पहले मैं आपको जो कल लास्ट क्लास में जो मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 2 करवाई थी उसी को रिपीट करूँगा। उसका एक पार्ट था जिसमें उसने कहा था कि इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे, सिर्फ वो पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे, क्वेश्चन नंबर जो 5 में से 2 कर लिए थे, बाकी रिमेनिंग 3 रहते थे, फिर हम 3 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पेज नंबर 420 पे प्रॉब्लम सेट नंबर 9.2a का थर्ड पार्ट करवाने लगे हैं, जिसमें उसने कहा था 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस स्विचिंग टू स्ट्रेट लाइन, कि आपने स्विच करना है स्ट्रेट लाइन पे व्हेन दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेंस, जब एक्सपेंस मैक्सिमाइज हो जाए। तो आपको पता है इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी थी, लेकिन आपको उसने कॉस्ट दी हुई थी, तो उसने आपको नंबर ऑफ ईयर दिए हुए थे, यानी एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई थी। उससे हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो उसने कहा था 5 ईयर्स। जो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा हो, उसने कहा था एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका पहला 1 और एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकला 20%। तो ये जो 20% लिखना है ये सिंपल डिक्लाइनिंग मेथड है, लेकिन हमें कहा जा रहा है 150% डिक्लाइनिंग मेथड यूज करना है। तो 150% डिक्लाइनिंग मेथड के लिए आपको रेट चेंज करना पड़ेगा। तो रेट कैसे चेंज करेंगे? 20% रेट था, इसको 150 डिवाइड बाय 100 करना है, हमारे पास आंसर आएगा इसका 30%। यानी आपने जो भी रेट यूज करना है वो 30% है। जबकि उसने कहा है कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,08,000 रुपये और स्क्रैप वैल्यू इसकी 8,000 रुपया बचती है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और सिर्फ क्या चीज़ सीखनी है कि जब हम 150% डिक्लाइनिंग मेथड को उसके बाद में कहा कि आपको स्विच कर दें स्ट्रेट लाइन पे, तो कब स्विच करेंगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में बताया गया है, प्रिपेयर कंप्लीट डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बिगिनिंग विद कैलेंडर ईयर 2012, 2012 से स्टार्ट होगी। अंडर ईच ऑफ द मेथड लिस्ट बिलो अज्यूम हाफ ईयर कन्वेंशन। तो हाफ ईयर कन्वेंशन का कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ऊपर भी कन्वेंशन होगा, नीचे भी होगा, लेकिन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में डिमेंशन में सिर्फ ऊपर हम करते हैं, नीचे नहीं करते, क्योंकि एंड वाले में हम सिर्फ माइनस जो है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस करके हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात बताई थी। तो हाफ ईयर कन्वेंशन है, ये जेब में रखिएगा। तो हमारे पास 1,08,000 रुपया जो है एसेट्स की वैल्यू है, 30% करेंगे, लेकिन हाफ ईयर कन्वेंशन। तो पहली हमारी कैलकुलेशन इस हिसाब से होगी, 1,08,000 का हम लेंगे 30% और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। हाफ ईयर कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पास डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आएगी 16,200, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इस साल के लिए 16,200 ही होगी, क्योंकि पहले कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी। अब 16,200 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो 1,08,000 में से ये 16,200 आपने माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू 91,800 बुक वैल्यू आ जाएगी। जब अब नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यही 91,800 जो है उसका 30% लेंगे। अब हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं करना, क्योंकि 2013 में ये पूरा साल यूज होगा, तो हम इसका 30% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 27,540 रुपया है। अब हमारे पास पहले जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 16,200, उसमें आपने ये डेप्रिसिएशन भी जमा कर लेनी है, तो टोटल हो जाएगी 43,740।
टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। और इसको हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64,260। तो ये रिमेनिंग जो है आपका बैलेंस रह जाएगा 64,960। ये 64,260 की हम भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 30% है। इसका फिर हम 30% लेंगे जो कि 19,278 आएगा, 70 रुपये आएंगे, 19,270। इसको प्लस कर लेंगे जो पहले हमारे पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी थी उसके अंदर, तो टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 63,018। और जब हमने बुक वैल्यू निकालनी है तो इसको टोटल बुक वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास 44,982। ये मैंने सारी कैलकुलेशंस जो है वो पहले आपको सिखा दी थी। अब जो रिमेनिंग बुक वैल्यू बचेगी जो कि 44,982 है, अब हम इसका फिर 30% लेंगे। 44,982 का जब हम 30% लेंगे तो ये पॉइंट में वैल्यू आती है, लेकिन मैं इसको राउंड करके लिख रहा हूँ 13,495। तो ये हमारे पास जो है ये टोटल वैल्यू बनेगी डेप्रिसिएशन की। उसमें हम क्यूमुलेट जो पहले हमारे पास है 63,018 रुपये वो प्लस कर देंगे तो ये टोटल हो गए 76,530 हो गए। और जब हम इसको टोटल वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है वो 31,487। ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, सिंपल था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब वो कहता है यहाँ पे बात आती है स्विचिंग टू स्ट्रेट लाइन व्हेन मैक्सिमाइज द एक्सपेंस। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके लास्ट 2 इयर्स रह जाएंगे तो आपका एक्सपेंस मैक्सिमाइज होता है, तब हम अपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कितने साल रह जाए 2 इयर्स, यहाँ तक आपने सेम कैलकुलेशन करनी है, लेकिन जब आपके पास लास्ट 2 ईयर रह जाएंगे तो आप इन 2 सालों में अपना मेथड किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये जो डिक्लाइनिंग मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको पता है आप यहाँ पे अब कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है अब आपका मेथड स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन ऐसे तो नहीं कैलकुलेट की जाती, उसमें तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है वो होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ, वो तो ये होता है। अब इस कॉस्ट से मुराद ये नहीं है कि ये वाली कॉस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली जो कॉस्ट होगी ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी 31487, क्योंकि यहाँ तक तो ऐसे पहले से कम हो गया ना। यहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू है, जहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू होगा वहाँ पे जो बुक वैल्यू होगी वो भी इसकी कॉस्ट कहलाएगी, माइनस स्क्रैप वैल्यू वो उसने बताया हुआ है 8,000 है क्वेश्चन में। एस्टिमेटेड लाइफ आप इसकी 5 साल नहीं है, कितने सालों आगे कितने बचे हैं 2 साल, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आप 2 इयर्स करेंगे। इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आई थिंक इस बात की सबको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास आंसर आएगा जब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेशन में लेके आएंगे। क्या किया हमने, ओरिजिनल कॉस्ट ये वाली लेने की बजाय आप ये लेंगे क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेट लाइफ ऑफ 1 और 2 साल रह चुके। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11743.5 आ जाएगा, इसको आप राउंड करके 44 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये आपकी पहले जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 76,513, उसमें प्लस कर दिया 11,744, तो टोटल होगी 88,257। और इसको आपने टोटल वैल्यू में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी जो कि 19,743 रुपये बनेगी। अब अगले साल के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में मेथड एक जैसा होता है, आंसर भी तकरीबन एक जैसा ही आएगा। तो अब इसको उसमें प्लस करें तो हम इसको करेंगे ये मेरे ख्याल से 45 आया था, ये 44 आया, हम इसको देखेंगे। उसके बाद 11,700 हमारे पास 44 आंसर आया। इसमें डेप्रिसिएशन पिछली भी प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बन जाएगा तकरीबन 1 लाख हो गया। ये दोनों 44 है, ये तकरीबन 1 लाख रुपया जो है वो बन जाएगा।
तो उसके बाद हमारे पास जो है 19,743 में से ये रिमेनिंग 11,743 भी माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास 8,000 पे आएगी। तो देखिए आपके पास ये वैल्यू रहेगी 8,000। अगर आप इसको भी प्लस करें ये भी आपके पास 1 लाख बनना चाहिए, क्योंकि ये भी 1 लाख है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने काउंटर पे लिखा है, इसलिए मेरे जेन में नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था, तो यहाँ 4 होगा या 3 होगा, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह हम अपने डिक्लाइनिंग मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखानी थी, जो कि हम लास्ट क्लास में नहीं सीख पाए थे, और पिछली क्लास का पार्ट था जो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9.2 जो है वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है 9.3। आपके पास बुक का पेज नंबर 420 और प्रॉब्लम सेट जो है 9.3A ओपन होनी चाहिए, जिसका क्वेश्चन कुछ यूँ है, Hills Hardware परचेज न्यू शेल्विंग for its store on 1st April 2015। 1st April 2015 को एक शेल्फ खरीदी गई है। The shelving expected to have 20 years life। उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 20 years है। एंड नो रेजिडल वैल्यू, कोई उसकी रेजिडल वैल्यू नहीं है, यानी 20 साल उसकी जो है लाइफ है। 1st April 2015 को खरीदा गया है। The following expenditure were associated with the purchase। कॉस्ट ऑफ शेल्विंग, आपकी शेल्विंग की कॉस्ट है 12,000, फ्रेट चार्जेस उसके 520 है, सेल टैक्स उसके 780 है, इंस्टॉलेशन उसकी कॉस्ट 250 है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है वो डैमेज हो गया था, उसको रिपेयर करवाया था 400। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जहाँ से आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा है वहाँ से लेकर आपके बिजनेस तक, जब तक वो वर्किंग के काबिल नहीं बन जाता, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जितने नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे जो इस काम के लिए करने के लिए ज़रूरी है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। इसलिए कॉस्ट ऑफ शेल्फिंग ये भी आपका जो है ये कॉस्ट में शामिल होगा। शेल्फिंग की फ्रेट किराया जो दिया है वो भी ज़्यादा, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। सेल टैक्स इसके बगैर तो मुमकिन नहीं थी। इंस्टॉलेशन उसको इंस्टॉल करने के बगैर भी मुमकिन नहीं था। तो 4 कॉस्ट जो है ये ऐड होगी उसकी कीमत में, जबकि कॉस्ट ऑफ रिपेयर हो, कहीं पर खराबी होगी उसको रिपेयर करवा दिया, अगर खराबी ना होती, रिपेयर ना होती तो फिर भी ये मशीन लग सकती थी। इसलिए रिपेयर वाली चीज़ जो है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, बाकी चारों कॉस्ट जो है वो शेल्फिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। अब इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015 थ्रू 2018 अंडर ईच डेप्रिसिएशन मेथड लिस्टेड बिलो। हमारे पास 3 मेथड नीचे दिए गए हैं, उसके मुताबिक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आप इसकी कॉस्टिंग फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी डिजिटल बुक वैल्यू चाहिए, लेकिन बुक वैल्यू 1 नहीं है, 2, 3 उसने दी हुई है, उसको आप प्लस करेंगे। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ शेल्विंग, यानी वो जो शेल्विंग आपने खरीदी है वो कितने की है, उसने कहा है कि उस पर आपने 12,000 पे किए हैं। उसके बाद उसमें आप ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, उस पर आपने फ्रेट चार्जेस पे किए हैं, तो ये इसकी कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। उसके बाद आपने कुछ ना कुछ उस पर सेल टैक्स पे किया है, वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगा। उसके बाद उस पर आपने कुछ ना कुछ जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की है, तो वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगी। तो ये 4 कॉस्ट होंगे, सिवाय रिपेयर की हर चीज़ जो है इसकी कॉस्ट में शामिल होगी। पहली कॉस्ट है 12,000, दूसरी कॉस्ट जो लगी है वो 520, 780, 520 ये है, 780 ये है, और जो आखिरी कॉस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी है दैट इज 2700। तो आप इस सबको प्लस करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ शेल्फिंग टोटल कॉस्ट होगी इसकी। शेल्फिंग की टोटल कॉस्ट होगी, तो प्लस कर ले इसको 12,000 प्लस 520 प्लस 780 और प्लस जो है 2700, तो ये टोटल कॉस्ट बनी इसकी 16,000। इसका मतलब है आपने जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है वो 12,000 से स्टार्ट नहीं करनी, वो 16,000 से स्टार्ट करनी है। रीज़न आपको बताइए 16,000 क्यों, क्योंकि उसकी 12,000 उसको आपने वहाँ से खरीद लिया, उसके बाद उसको अपने बिजनेस में लाने में फ्रेट एक्सपेंसेस पे किए, उसके बाद कुछ ना कुछ टैक्स पे किया है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करवाने में भी आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं। इसलिए सारी की सारी जो कॉस्ट है वो उस मशीन की, उस पर्टिकुलर
इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड, शेल्फिंग की कॉस्ट में ऐड होगी, फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका मतलब है ये 1 नवंबर 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया है और अब इसकी जो बुक वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे वो 12,000 नहीं होगी, 16,000 होगी। और हमें कहा गया है 2015 से लेकर 2018 तक, यानी 2016, 2017 और 2018, सिर्फ हमने 4 सालों के लिए इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड विद फ्रैक्शन व ईयर्स राउंडेड टू द नियरेस्ट होल मंथ। कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने जो फ्रैक्शन ईयर है, अब ये देखें फ्रैक्शन ईयर है 1 अप्रैल है, पूरा ईयर नहीं है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस साल 9 माह यूज होगा। उसने हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं बोला स्ट्रेट लाइन के केस में, उसने कहा है कि आपने क्या करना है जो विद फ्रैक्शन ईयर राउंडेड टू द नियरेस्ट होल मंथ, आपने जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। जिस तरह हम पुराने सालों में अगर एक एसेट जो है यकम नवंबर को खरीदे थे तो नवंबर दिसंबर 2 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, अगर 1 अप्रैल को खरीदे थे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन के केस में उसने हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं कहा, जबकि 200% डिक्लाइनिंग मेथड में कहा है हाफ ईयर कन्वेंशन, उसमें हाफ ईयर 1/2 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 150% डिक्लाइनिंग में उसने कहा है हाफ ईयर कन्वेंशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में उसने हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं बोला। इसलिए आप पहले साल की डेप्रिसिएशन 16,000 रुपये कैलकुलेट करेंगे और इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है और एस्टिमेटेड लाइफ 20 ईयर है और आप इसको 9/12 करेंगे क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपने पहले साल 9 मंथ यूज होगा, तो आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो 16,000 डिवाइड बाई 20, 800 रुपये मल्टीप्लाई बाई 9/12, तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 600 जो है वो डेप्रिसिएशन इसकी आएगी, 600 रुपये इसकी डेप्रिसिएशन होगी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 600 रहेगी। उसके बाद 16,000 में से 600 निकाल देंगे तो 15,400 बैलेंस आएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे 16,000 माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू ओवर 20 ईयर्स लाइफ। अब आप इसको 9/12 नहीं करेंगे, आप 800 होगा जो कि 1400 हो जाएगा, 15,400 में से 800 माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग बुक वैल्यू बचेगी 14,600। उसके बाद फिर अगला साल आ जाएगा 16,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 20 ईयर्स, फिर 800 ही आएगा और 14 और 8 2200 हो जाएगा और इसमें से 800 निकाल देंगे 13,800 आएगा। इसी तरह 16,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर फिर 800 आएगा, 2200 में से 2200 में 8 जमा करें तो ये 3,000 बनेगा और 13,000 में से 800 निकाल दें तो रिमेनिंग 13,000 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इस तरह आपने 4 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना था। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें कहता है आप सेकंड मेथड यूज़ करें। सो ये बेसिकली 150% डिक्लाइनिंग नहीं था, जो मॉडल लिखा हुआ था, ये बेसिकली था स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास ए पार्ट में ही उसने सेकंड मेथड बोल दिया है, जो कि सेकंड मेथड है 200% डिक्लाइनिंग मेथड, लेकिन हाफ ईयर कन्वेंशन के साथ। अब यहाँ पे आप ये ओपनली आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आप चलते हैं 200% डिक्लाइनिंग मेथड, 200% डिक्लाइनिंग मेथड। अब उसी तरह हमारे पास कॉस्ट 16,000 है, तो पहले साल जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस रेट से चार्ज करेंगे, क्या रेट होगा। अब मैंने रेट निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया हुआ है। क्या फार्मूला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है 1 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ है 20 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 5%। लेकिन हमने 200% डिक्लाइनिंग करना है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर
200% डिक्लाइनिंग मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5% को हम 200% कर देंगे, हमारे पास रेट आ जाएगा 10%। तो हम अपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो भी 10%, क्योंकि हाफ ईयर कन्वेंशन है तो फर्स्टली हम 1/2 करेंगे। तो हमारे पास जो है 800 आंसर आएगा पहली डेप्रिसिएशन में, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 800 होगी। जब 16,000 में से 800 निकाल देंगे तो रिमेनिंग 15,200 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, क्योंकि हमारे पास ये मेथड है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है 1/एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि 5% निकला। ये सिंपल डिक्लाइनिंग है। हमें 200% डिक्लाइनिंग चाहिए तो 5 × 200/100 करेंगे तो 10% निकलेगा। 10% यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन 1/2 क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल है, हम 9/12 इसलिए नहीं कर सकते, उसने खुद बोला है हाफ ईयर कन्वेंशन, 1/2 करेंगे। तो सोल इसकी कैलकुलेशन 800 आएगी, जो वही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, बुक वैल्यू में से ये माइनस करेंगे, हमारे पास 15,200 आंसर। नेक्स्ट ईयर अब 16,000 ही लेंगे, लेकिन अब 10% कंप्लीट लेंगे, हाफ ईयर कन्वेंशन जो है उसमें नहीं करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 1600, और 1600 में 800 जमा करेंगे तो ये 2400 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। जबकि 15,200 में से आपने इस साल की डेप्रिसिएशन 1600 माइनस कर देनी है, तो हमारे पास 13,600 जो है ये आंसर आ जाएगा। फिर हम सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि हमने डिमिनिशिंग बैलेंस नहीं लिया। 15,200 का 10% करना चाहिए था। 15,200 का जब आप 10% करेंगे तो 1,520 रुपये आंसर आएगा। तो यहाँ पे 15 और 8 2,320 रुपये हो जाएगा। 1520 प्लस 800 ये मिला के 2,320 हो जाएगा। जब आप इसको 16,000 में से माइनस करेंगे तो 13,680 रुपये आएंगे। 13,680 हम आगे ट्रांसफर करेंगे और फिर इनका 10% करेंगे। जब इसका 10% लेंगे ये 1368 आएगा। तो 1368 ये आया, इसमें प्लस कर लिया 2,320, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी 3,680। उसके बाद ये आपने 16,000 जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे तो 12,312 रुपये आएंगे। फिर ये 12,312 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से, तो 12,31 या 2 आएगा, लेकिन आप राउंड करके 12,31 भी लिख सकते हैं। 12,31 जब आपके पास आ जाएगा, इसमें 3,680 आपने प्लस करना है, तो ये 419 बन जाएगा आपके टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जब आप इसको बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे तो 11,081 जो है ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। तो इस तरह से हम 200% डिक्लाइनिंग मेथड को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो तीसरा इसमें ए पार्ट में जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस यूजिंग द हाफ ईयर कन्वेंशन। अब हम आ जाते हैं, अब हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन है, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। अब हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर 150% डिक्लाइनिंग मेथड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5% मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100, 0 कर देगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास ये 7.5% आएगा। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन ऐसे देगा, यहाँ पे 16,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10% की बजाय 7.5% हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे, डेप्रिसिएशन वही क्यूमुलेटेड माइनस करेंगे ये वैल्यू, फिर यहाँ पे आ जाएंगे फिर 7.5, बाकी सारा क्वेश्चन जो है आपका सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, वो हमें क्या कह रहा है, Hill's Hardware has 2 conflicts objectives। हिल हार्डवेयर के 2 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें तसादम है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट वांट टू रिपोर्ट द हाईएस्ट पॉसिबल अर्निंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट चाहती है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा प्रॉफिट शो करूं, yet it also want to minimize the taxable income reported to the IRS। और वो ये भी चाहती है कि जब मैं टैक्स दूँ तो टैक्स कम से कम दूँ, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अच्छी हो जाए और टैक्स भी कम देना पड़े। एक्सप्लेन हाउ बोथ दीज ऑब्जेक्टिव कैन बी मेट। बताएं ये किस तरह मेट होगी, इसमें आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है,
कि अगर तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करें। जब स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ कर वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करें। जब वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करेंगे तो उनका टैक्स कम से कम आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा शो होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी शो हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने टैक्स निकालना हो, जब वो टैक्स के लिए टैक्स रिटर्न फिल करने लगे, तब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक करनी है, ताकि स्ट्रेट लाइन मेथड जब यूज़ करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम आएगी और आपका जो है डेप्रिसिएशन कम होगी तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा शो, डेप्रिसिएशन जो है वो कम होगी, डेप्रिसिएशन जो है ज़्यादा यूज़ होगी और आपका उसकी वजह से एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा और आपका नेट प्रॉफिट कम शो होगा। नेट प्रॉफिट कम शो होने की वजह से आपके ऊपर टैक्स कम पड़ेगा। तो इसका आंसर आप इस तरह देंगे, इफ़ द मैनेजमेंट वांट टू अचीव द गोल ऑफ better financial reporting, so that they should use 200% declining method, because when they use 200% declining method, their depreciation value should be reduced and their profit will be highest, so they achieve the better financial report and vice versa। इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सी पार्ट है उसका, विच ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड इन पार्ट ए, कहता है जो डेप्रिसिएशन मेथड आपने पार्ट ए में अप्लाई किया है विद रिजल्ट इन द लोएस्ट रिपोर्टेड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2018 इज बुक वैल्यू एंड एस्टिमेटेड ऑफ एसेट्स फेयर वैल्यू एक्सप्लेन। कहता है आपने जो डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया है, तीनों मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड की आप एंड पे बुक वैल्यू देखेंगे, जिसकी बुक वैल्यू कम होगी उस मेथड का जिक्र कर रहा है। कहता है विच ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड इन पार्ट ए विल रिजल्ट इन द लोएस्ट रिपोर्टेड बुक वैल्यू, कौन सा मेथड है जिससे बुक वैल्यू कम से कम रिपोर्ट होगी। तो आपने तीनों मेथड से सॉल्व करना है, 200% डिक्लाइनिंग से, 100% डिक्लाइनिंग से भी, और आपने स्ट्रेट लाइन डिक्लाइनिंग से भी, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी। तो जिसकी वैल्यू यहाँ पे कम से कम आएगी उसको आपने शो करना है कि ये वाला मेथड जो है इससे आपकी जो है डेप्रिसिएशन कम से कम शो हो रही है। इस बुक वैल्यू एंड एस्टिमेटेड ऑफ एसेट फेयर वैल्यू एक्सप्लेन, और ये बुक वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, क्योंकि जो वैल्यू हम डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आती है उसी को ही हम बुक वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं। जबकि इसी क्वेश्चन का डी पार्ट उसमें कहता है assume Hill's hardware sold to old shelving that was being replaced. The old shelving had original cost 9,000, its book value at time 400. Record the sale of the old shelving under the following condition. The shelving was sold 1100, the shelving was sold 175. बेसिकली उसने कहा ये है कि आपके पास एक पुरानी शेल्विंग पड़ी थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 900 रुपये थी। मैं इसको रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डी पार्ट जो है इसका प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डी पार्ट में उसने कहा है कि आपके पास एक पुरानी शेल्फ पड़ी थी जिसकी कॉस्ट थी 9000, जबकि उसकी बुक वैल्यू यानी अभी भी उसकी जो वैल्यू नजर आ रही है वो 400 है। इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ज़ाहिर है एक चीज़ 9000 की थी वो अब 400 की रह गई है, बाकी आपने यूज़ कर ली है, उसकी जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 8600 होगी। अब वो कहता है पहला केस डी पार्ट में, फर्स्ट केस में कहता है कि उसने वो चीज़ जो है वो सोल्ड कर ली है 1100 कैश में। आप इसकी एंट्री बताएं क्या एंट्री होगी। अब एक चीज़ की बुक वैल्यू 400 है और वो 1100 में बिक गई है, ज़ाहिर है इसमें प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है आपको।